कल्पना कीजिए कि बहुत सारे आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग चाल से गतिमान है, अलग अलग स्पीड से वे चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या आयन इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बस आवेशित होने चाहिए। और कल्पना कीजिए कि यदि आप उन कणों का चयन करना चाहते हैं जिनकी एक बहुत ही विशिष्ट चाल हो। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम उन कणों का चयन करना चाहते हैं जिनकी चाल यानी स्पीड शायद 3000 मीटर प्रति सेकेंड हो। ठीक है, तो हम इन अदृश्य कणों के झुंड से ऐसे कण निकालना चाहते हैं, ऐसे कण प्राप्त करना चाहते हैं जिनकी ये विशिष्ट चाल होगी। और इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस विधि को वेग वर्णनकर्ता यानी वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इस विधि का उपयोग करके हम उन कणों का चयन कर सकते हैं जिनका एक बहुत ही विशिष्ट वेग होता है। तो देखते हैं हम ऐसा कैसे करेंगे। तो पहले चलिए एक कण को देखते हैं जो कुछ वेग यानी वेलोसिटी v से गतिमान है। हम एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जो स्क्रीन के अंदर की ओर है। आप ऐसा एक चुंबक यानी मैग्नेट का उपयोग करके कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप शायद पहले से ही जानते हो कि जब आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होते हैं तो क्या होता है। हमने देखा है कि वे एक लॉरेंस बल का अनुभव करते हैं और लॉरेंस बल का व्यंजक इस समीकरण यानी इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है, Q गुणा V क्रॉस B। और इसलिए यदि हम इस समीकरण का उपयोग करें तो हम चुंबकीय बल जो होता है उसकी दिशा पता लगा सकते हैं। ये V क्रॉस B की दिशा में होगा। तो क्या आप वीडियो को रोककर खुद से प्रयास कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल का उपयोग करना है। अपने दाहिने हाथ का उपयोग करिए और V से B तक क्रॉस करिए। तो आप वीडियो को रोककर इस दिशा को निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। तो यहां वेग है और ये स्क्रीन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम अपने दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं और जब हम V से B तक कैसे क्रॉस करते हैं तो हमारा अंगूठा ऊपर की ओर इशारा करता है और हमारा अंगूठा उस बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है जो हम पता करना चाहते हैं। तो हमारा आवेशित कण ऊपर की ओर बल का अनुभव करेगा। चलिए इसे FB कहते हैं। और मान लीजिए यही एकमात्र उपलब्ध क्षेत्र होता तो हम आसानी से ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जो आवेशित कण है इसका पथ क्या होगा, ये इस तरह से ऊपर जाएगा। लेकिन मान लीजिए अब चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और यहाँ पर हम जो ये वैद्युत क्षेत्र है उसे ऐसे लगाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है उसके विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ चूंकि चुंबकीय बल ऊपर की ओर है, हम चाहते हैं कि वैद्युत बल नीचे की ओर हो। और आप एक सेकंड में देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वैद्युत बल नीचे की ओर हो और इसीलिए हम यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर ही लगाएंगे। और ध्यान दीजिए ये धनात्मक आवेश है, इसीलिए हम इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को नीचे की ओर रख रहे हैं, क्योंकि धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल का अनुभव करता है। तो मान लीजिए ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसे हम इन दो प्लेट्स का उपयोग करके लगा रहे हैं। एक प्लेट धनात्मक आवेशों से बनी है और एक प्लेट ऋणात्मक आवेशों से। तो अगर वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है तो जो वैद्युत बल होगा वो भी नीचे की ओर होगा। तो हम इसे यहाँ पर बना देते हैं। तो ये रहा हमारा वैद्युत बल। और वैसे उस वैद्युत बल की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ क्या होगी। यदि वैद्युत क्षेत्र E है और आवेश Q है तो उस वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है, मान लीजिए उसे हम Fe लिखते हैं, तो वो होगी Q गुणा E के बराबर। तो Fe है वैद्युत क्षेत्र के कारण बल और Fb है चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। अब देखिए हमने यहाँ पर Fe को तो अदिश के रूप में लिखा है, तो हम ये जो Fb है उसको भी अदिश के रूप में लिख लेते हैं। मतलब हम उसका केवल परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है, उसको लिख लेते हैं। तो अगर हम इसका परिमाण लिखेंगे तो ये हो जाएगा Fb बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि V और B के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री तो केवल एक होता है, तो इसलिए हमें उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इस कण का जो पथ है वो क्या होने वाला है, ये कण किस पथ पर गतिमान होगा। तो चलिए इसे पता लगाते हैं। तो चलिए पहली स्थिति में ये मानते हैं कि ये जो आवेशित कण है ये बहुत ही उच्च वेग से, उच्च चाल से गतिमान है।
तो इस स्थिति में चुंबकीय बल वैद्युत बल पर हावी हो जाएगा और परिणाम स्वरूप इन कणों के लिए जो पथ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ये कुछ ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो जब वेग अधिक होगा तो ऐसा होगा। लेकिन दूसरी स्थिति में यदि आवेशित कण का वेग बहुत कम है, बहुत ही कम, तो अच्छी खासी संभावना यह है कि जो वैद्युत बल है वो चुंबकीय बल पर हावी होगा और इसीलिए इस पर जो नेट बल होगा वो नीचे की ओर होगा। तो यदि वैद्युत बल हावी होगा तो इस कण का जो पथ है वो नीचे की ओर होगा। लेकिन कुछ कणों के लिए वेग ऐसा होगा जिसमें वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का परिमाण एकदम बराबर हो जाएगा। तो यदि दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत दिशा में, तो ये है ही, तो उन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो शून्य हो जाएगा। तो जो कण है वो जिस पथ से आ रहा था उसी पथ से वो सीधा चला जाएगा क्योंकि उस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। तो ये सीधा चला गया, बिना किसी विक्षेप के ये सीधा चला जाएगा क्योंकि नेट बल शून्य है। अब सवाल ये है कि इन कणों का वेग जो है वो क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस कण का वेग v0 है। तो अब हमें v0 का पता लगाना है। तो चलिए v0 के लिए कोई समीकरण ज्ञात करते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, ये तब होगा जब ये दोनों बल समान है, ये दोनों बल इक्वल है, यानी Fe बराबर होगा Fb के, तभी हमें ये स्थिति मिलेगी। तो आप Fb को Fe के बराबर रखकर v0 निकालने का प्रयास कीजिए। रोकिए वीडियो को और प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए साथ में करते हैं। तो हमें पता है कि ये जो विशेष चाल है इस पर ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं Q गुणा v0 गुणा b, ये बराबर है Q गुणा E के। अब यहाँ पर ये Q और Q तो कट जाएंगे, तो v0 क्या आएगा? v0 आएगा E बटे b। तो अब हमारे पास एक विशेष वेग का चयन करने का तरीका आ गया है। तो जैसे हम पहले मान रहे थे कि मान लीजिए हमें 3000 मीटर प्रति सेकंड का जो वेग है वो सिलेक्ट करना है, वो चाहिए। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का कुछ ऐसा मान रखना है ताकि जो अनुपात आए, जो रेशियो आए, वो 3000 आए। और अगर हम बहुत सारे आवेशित कणों को इस पर डालेंगे तो केवल वे ही कण जिनकी चाल 3000 मीटर प्रति सेकंड होगी वे ही इसमें सीधे निकल पाएंगे। और हम इस व्यवस्था को बहुत ही संकीर्ण भी बना सकते हैं। और बाकी कणों का क्या होगा? तो जिन कणों की चाल अधिक होगी वे चुंबकीय बल की दिशा में चले जाएंगे क्योंकि वो हावी होगा, यानी कि यहाँ पर वे ऊपर चले जाएंगे। और जो ऐसे आवेश होंगे जिनकी चाल कम है तो उन पे वैद्युत बल जो होगा वो हावी होगा और वे नीचे की ओर चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि हमने क्या पाया। हमने उन आवेशित कणों का चयन करने का एक तरीका पा लिया है जिनका एक बहुत ही विशिष्ट वेग हमें चाहिए। अब अगला सवाल यह है कि क्या होगा अगर हम यहाँ पर धनात्मक आवेशों के बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या फिर ऋणात्मक आवेशों को ले आते हैं। तो क्या ये सेटअप अभी भी वैसे ही रहेगा? क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा या कुछ बदलाव आएगा? तो वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण है इसमें आवेश तो आ ही नहीं रहे हैं। तो चाहे आप धनात्मक आवेश ले या ऋणात्मक आवेश ले, आपका जो ये सेटअप है ये यही रहेगा। तो जो वेग आप चुन रहे हैं वो आपके द्वारा उपयोग किए गए आवेश से पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये एक आवेशित कण तो होना ही चाहिए। यदि ये एक उदासीन कण है, यानी कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो सभी कण सीधा ही चले जाएंगे क्योंकि एक उदासीन कण पर वैद्युत या चुंबकीय बल नहीं लगता। तो ये विधि केवल आवेशित कणों के लिए ही काम करेगी।